क्योंकि हम इवेंट्स और सैंपल स्पेस के बारे में और पढ़ेंगे, और ये इवेंट हो या सैंपल स्पेस हो, ये है सेट्स, समुच्चय है, या कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस का उपसमुच्चय है। तो आगे जाने से पहले हम सेट थियरी के तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं और सेट्स के रिलेशंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। ज्यादातर समुच्चयों के ये 3 ऑपरेशंस हम बार बार यूज करेंगे। उसमें पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। ये सभी इवेंट सेट्स है, तो हम सेट का कॉम्प्लीमेंट या इवेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए एक ही मायने रखता है। सो फॉर एन इवेंट ए, कोई भी इवेंट हो ए, उसका कॉम्प्लीमेंट हम दर्शाएंगे, कॉम्प्लीमेंट उसको दर्शाएंगे इस तरह से, ए और ऊपर सी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर छोटा सी लिखेंगे हम। और ए कॉम्प्लीमेंट भी एक इवेंट है, और कौन सा इवेंट है, उसमें कौन से एलिमेंट्स है, कौन से आउटकम्स है, इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, सभी परिणाम फ्रॉम ओमेगा that are not in A। A में कुछ परिणाम है और ओमेगा सभी परिणामों का समुच्चय है। तो ओमेगा में जो परिणाम है लेकिन A में जो नहीं है, वो A कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। हम उसको इन सभी जो सेट थियोरेटिक ऑपरेशंस है या रिलेशंस है, उसको एक अच्छे विजुअल रूप में दर्शाते हैं, और वेन डायग्राम की हेल्प से, वेन डायग्राम्स, उसमें कोई भी सेट को, उपसमुच्चय को हम एक सर्कल के तौर पे डालेंगे, और जो ओमेगा है वो सबसे बड़ा सेट होगा, उसको हम रेक्टेंगल के रूप से डालेंगे। सो ये है हमारे ओमेगा, और ये जो सर्कल है पीला वाला, वो हमारा समझ लीजिए सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, सो ए, ये जो पीले सर्कल के अंदर जो भी अवयव है वो ए के अंदर है, और जो ए में नहीं है वो कौन से अवयव है, इस डायग्राम में सब कुछ ये पीले सर्कल के बाहर जो भी है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। सो ये विजुअल रूप से आसान रहता है जानना कि ये ए कौन सा है और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, और उसका उन दोनों में संबंध क्या है। सो ये हो गया पहला रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में उसको पूरक घटना भी कहते हैं। सो ये है पूरक घटना। अगर ए घटना है, इवेंट है, तो उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट है एक ए कॉम्प्लीमेंट। आगे जाने से पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन और रिमार्क। ओमेगा एक इवेंट है। ओमेगा कौन सा इवेंट है? ओमेगा वो इवेंट है जिसमें सभी परिणाम मौजूद है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
ओमेगा कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ओमेगा कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट है जिसमें वो परिणाम है जो ओमेगा में नहीं है, राइट? तो उसका मतलब है चूंकि ओमेगा में सभी परिणाम है तो ओमेगा कॉम्प्लीमेंट में कोई भी परिणाम नहीं होगा। तो ओमेगा कॉम्प्लीमेंट होगा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को और एक सिंबल से दर्शाते हैं, ये यूनिवर्सल सिंबल है, ग्रीक लेटर फाई, वो है एम्प्टी सेट, जो हमने पहले ही देखा है एक उदाहरण में। सो ओमेगा कॉम्प्लीमेंट है एक एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा ओमेगा। इनफैक्ट हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर बी इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट को हम सिंबल बी से दर्शाएंगे तो बी एक इवेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन, बी इवेंट ये वेन डायग्राम में ऑलरेडी देखा गया है जो हरे लाइंस के द्वारा दर्शित है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में वो सभी परिणाम होंगे जो बी में नहीं है, जो वो हरे लाइन से जो दर्शाया गया पोर्शन है उसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? वो है पूरा येलो सर्कल, पीला वृत्त। तो बी कॉम्प्लीमेंट इस डायग्राम से तुरंत देख सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट ए है। सो उसका मतलब हमने ये देख लिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ए इटसेल्फ। जैसे इस उदाहरण में भी देखा, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट है एम्प्टी सेट, और उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से लेंगे तो हम आएंगे ओरिजिनल समुच्चय पे, ओरिजिनल सेट पे, ओमेगा पे। वो हर इवेंट ए के लिए सही होता है। ठीक है, अब हम दूसरे रिलेशन की तरफ जाते हैं जो हम बार बार यूज करेंगे, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। सो हम कोई भी दो इवेंट ले, ए और बी, उसके यूनियन को हम दर्शाते हैं इस तरह से, ए, और हम कहते हैं ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी भी एक सेट है, और उसके अवयव कौन से हैं? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are either in A or in B or in both। A यूनियन बी में वो सभी परिणाम रहेंगे जो या तो इवेंट ए में है, या इवेंट बी में है, या दोनों में है। और जैसे हमने पहले करा था, हम ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उसका। हम अगर इवेंट ए है ये पीला वाला सर्कल, और इवेंट बी है ये समझ लीजिए नीला वाला सर्कल है, ठीक है? तो जो भाग इसमें, इस पिक्चर में जो भाग, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है ओमेगा, ये जो पीला सर्कल है वो है ए, और जो नीला सर्कल है वो है बी। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? सिर्फ ए में जो अवयव है जो सिर्फ पीले रंग से दर्शाए गए हैं वो सभी उसमें आएंगे, जो सिर्फ नीले रंग से दर्शाए गए हैं वो भी बी में, ए यूनियन बी में आएंगे, और जो दोनों में है, जो ये बीच वाला थोड़ा ओवल टाइप जो दिख रहा है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, वो भी आएंगे। तो अगर मैं
ये पूरा जो कलर्ड पोर्शन है, या तो येलो या ब्लू, वो सब कुछ ए यूनियन बी में आता है। सो ये है ए यूनियन बी। सो ये है दूसरा रिलेशन सेट थियरी में। और एक जो रिलेशन है वो है इंटरसेक्शन। उसको हम दर्शाते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। वो भी एक इवेंट है, और इस इवेंट में कौन से अवयव हैं? वो सभी अवयव इसमें मौजूद है जो दोनों में मौजूद है, विच आर बोथ इन ए एंड बी। ये इसके लिए हम और एक वेन डायग्राम बनाते हैं ताकि काफी क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी, और ये है हमारा ओमेगा। ए इंटरसेक्शन बी वो रीजन है, वो भाग है जो दोनों में मौजूद है, ए में भी है और बी में भी है। इस डायग्राम में, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, वो रीजन जो ये पीले वाले सर्कल में भी है और नीले वाले सर्कल में भी है, और उसको अगर मैं पॉइंट आउट कर लूं तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तीनों जो सेट थियोरेटिक रिलेशंस या ऑपरेशंस है उसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे जाके। लेकिन ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है। हम उसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। समझ लीजिए कि हमारे ओमेगा में वही एग्जांपल लेते हैं। ओमेगा में हमारे है, ये तो सिर्फ सेट ऑपरेशंस है, तो जब हम ओमेगा लिखते हैं तो जरूरत नहीं है कि हम हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करें। ज्यादातर हम वैसे ही करेंगे, लेकिन ये है हमारा ओमेगा, ये एक सेट है। और जो हमारे पहले उदाहरण में था, हम ये दो सेट्स लेते हैं, ई जो था 2, 4, 6 सम संख्याओं वाली घटना, और एफ था अभाज्य संख्याओं की घटना। तो हम देखते हैं ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ई कॉम्प्लीमेंट वो इवेंट है जो उसमें वो परिणाम है, वो अवयव है जो ओमेगा में तो है लेकिन ई में नहीं है। तो हम आसानी से देख सकते हैं, ओमेगा में 6 ही परिणाम है, 6 ही अवयव है, तो हम हर एक अवयव को देखेंगे। एक परिणाम एक ओमेगा में है, ई में नहीं है, तो वो ई कॉम्प्लीमेंट में है। 2 नहीं होगा ई कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि वो ई में है। सिमिलरली 3 और 5 ई कॉम्प्लीमेंट में रहेंगे, और 4 और 6 नहीं रहेंगे। एफ कॉम्प्लीमेंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो उसी तरह से देखते हैं, 1, 4 और 6 एफ कॉम्प्लीमेंट में ये समुच्चय है। हम ई यूनियन एफ भी लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है यूनियन की? ई यूनियन एफ में वो परिणाम है वो जो ई में मौजूद है या एफ में मौजूद है या दोनों में मौजूद है। सो ई में 2 है, 3 ई में नहीं है लेकिन एफ में है, 4 ई में है, 5
एफ में है और 6 भी ई यूनियन एफ में मौजूद होगा। तो ई यूनियन एफ में 5 परिणाम है और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम है, कौन से, कितने और कौन से परिणाम है? ई इंटरसेक्शन जब करेंगे तो वो कॉमन अवयव, कॉमन एलिमेंट जो है वो ही छाटेंगे हम। सो एक ही कॉमन एलिमेंट है ई और एफ में, वो है 2। सो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही परिणाम आएगा 2। सो ई इंटरसेक्शन एफ एक सिंपल इवेंट है क्योंकि उसमें एक ही परिणाम है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज के तौर पे बाकी इवेंट्स देख सकते हैं। ए बी, उस उदाहरण में जो हमने देखे थे उसके यूनियंस, कॉम्प्लीमेंट्स, इंटरसेक्शंस अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम देख रहे हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने उसके सभी परिणामों को हमने दर्शाया है ओमेगा से, सैंपल स्पेस से, और हम इवेंट्स ए बी सी के बारे में भी देखेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी थियरी में हम क्या करेंगे कि ये जो अनिश्चितता है, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका परिणाम कौन सा आएगा, इसमें जो अनिश्चितता है उसको हम एक न्यूमेरिकल मान देंगे, न्यूमेरिक नंबर देंगे जो उसका उस घटना के घटने के चांस को दर्शाएगा। तो हम ये क्या करने वाले हैं, हम एक हर इवेंट ए के लिए हम एक नंबर तय करेंगे जिसको हम दर्शाएंगे P ऑफ ए और बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। और जिसको मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं, ये है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो अनिश्चितता है उसको हम एक नंबर के एक नंबर देंगे, एक मान देंगे और उसमें उस तरह से घटना को घटने का चांस को ये नंबर दोहराएगा। आगे तो हम एक ये प्रोबेबिलिटी की परिभाषा या उसके जो बुनियादी नियम है उसको हम देखेंगे। उससे पहले एक परिभाषा, डिसजॉइंट इवेंट्स, एक डेफिनेशन। कोई भी दो या ज्यादा इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if they have no common element, which means उसका मतलब है उनका इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय है। तो कोई भी इवेंट्स ए और बी उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट कहेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अनन्य, परस्पर अनन्य घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती। परस्पर अनन्य घटनाएं, एक साथ दोनों इवेंट्स नहीं घट सकते कभी भी। उसका मतलब है उसमें कोई भी कॉमन अवयव, एलिमेंट या परिणाम मौजूद नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा रिक्त है। तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस डेफिनेशन के बाद हम एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये एक्सियम्स
बुनियादी नियम या गुण मान सकते हैं। मैं ये लिखूंगा। सो एक्शन का मतलब स्वयं सिद्ध वक्तव्य, उसको हम एजम्पशंस हैं, हमारे बेसिक एजम्पशंस हैं। सो एक्शन 1, इसमें 3 एक्शंस हैं और पूरी जो प्रोबेबिलिटी थियरी है ये 3 बुनियादी नियम के नींव पर बंधी गई है। ठीक है। पहला जो एक्शन है वो ये कहता है कि कोई भी इवेंट ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से अधिक रहेगी। ये यही कहता है कि जो हम प्रोबेबिलिटी पी है हमारी, वो जैसे कि मैंने कहा पी ऑफ ए, वो इवेंट ए घटने के चांस को दर्शाता है एक नंबर की नंबर से। तो ये नंबर हमेशा 0 या अधिक होगा। जो इवेंट, जो घटना कभी भी घट नहीं सकती, उसका मान, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और जो घटना घटने का थोड़ा सा संभव है, उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होगी। तो ये एक्शन 1 काफी सिंपल है। हर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0 या उससे ज्यादा है। एक्शन 2 हम मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये एक नॉर्मलाइजेशन के तौर पे ये एक्शन है, ये नियम है, जिसमें हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, द सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। ओमेगा, ध्यान दीजिए, ओमेगा क्या है? ओमेगा वो समुच्चय है जिसमें सभी, उस एक्सपेरिमेंट के सभी परिणाम मौजूद हैं। जो जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये निश्चित है कि ओमेगा में से ही एक परिणाम आएगा। तो ओमेगा विल ऑलवेज ऑकर। और जब ओमेगा इज अ सर्टेन इवेंट, ओके, सो ओमेगा इज अ सर्टेन इवेंट, ये निश्चित है कि जो भी परिणाम है वो ओमेगा में से ही होगा, क्योंकि ओमेगा की परिभाषा ही वही है। और एक्शन 2 ये कहता है कि जो भी सर्टेन इवेंट है उसका मान होगा 1। तो ये 2 इवेंट, और आगे हम जाके देखेंगे ये 2 एक्शंस और उसके उसको हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो कोई भी इवेंट है उसका मान, प्रोबेबिलिटी होगी 0 और 1 के बीच में। एक्शन 3 जो थोड़ा अलग तरीके का एक्शन है, उसको काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन कहते हैं। या गणनीय योगात्मकता, काउंटेबल एडिटिविटी। ओके, ये एक्शन मैं पहले लिख लेता हूं। अगर हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लें, अनंततः इनफाइनाइट है, अनंत है, लेकिन गणनीय है, काउंटेबल है। सो हम ये गणनीय, अनंततः गणनीय
श्रृंखला इवेंट्स की देखें जिसमें सभी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उन इवेंट्स में, उन घटनाओं में कोई भी एक दूसरे में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई भी तो क्या है देन हम उसका यूनियन ले सकते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट 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 डॉट, ये सभी जो इवेंट्स का कलेक्शन है उसका हम यूनियन ले और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें जांचनी है। तो ये एक्शम कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ AI, तो हम हर इवेंट AI की प्रोबेबिलिटी ले और उन सभी का योग करें, उस सभी को जोड़ ले, ऐड कर ले। तो ये है काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम और संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनफाइनाइट यूनियन ऑफ AIs व्हेन, जबकि ये जो कलेक्शन AI है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अनन्य घटनाएं हैं ये, तो उस यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जो है उसका जोड़ होगा। सो ये जो है ये एक्शन काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन कहलाता है। और ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी थियरी है वो ये इन 3 एक्शंस पे ये समझ लीजिए इस थियरी की नींव है, और उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे और पूरी प्रोबेबिलिटी थियरी को डेवलप करेंगे। ये बुनियादी नियम है प्रोबेबिलिटी के। ध्यान रखिए, ये काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन में एक जरूरी चीज है, वो है ये सब जो कलेक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कलेक्शन है। कोई भी 2 इवेंट्स ले AI और EJ, उसका इंटरसेक्शन ले तो वो रिक्त है, वो एम्प्टी है, उसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। और जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और उसका यूनियन हम ले तो, और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें तय करनी है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, हर इवेंट AI की प्रोबेबिलिटी तय कर ले और उन सभी जो नंबर्स है उनको जोड़ ले। जैसे कि मैंने कहा, ये 3 जो बेसिक नियम है, बुनियादी नियम है, उसके आधार पर हम और भी प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी के देख सकते हैं, मोर प्रॉपर्टीज। ये जो एक्शंस है वो नियम शुरुआती नियम समझ सकते हैं, तो उसको प्रूव नहीं करना है, वो स्वयं सिद्ध वक्तव्य है, एजम्पशंस है। लेकिन अभी जो भी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो हम उन 3 नियमों के आधार कर उसको प्रूव भी करेंगे। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो है एम्प्टी सेट, नल इवेंट जो है वो हमेशा एक इवेंट रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी 0। ये कैसे देख सकते हैं, उसको प्रूव कैसे करेंगे हम? इसको प्रूव करने के लिए सेट थियोरेटिकल रिलेशंस को यूज करेंगे और एक्शन 3 काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन को यूज करेंगे। किस तरह से? काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन जो है वो कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीक्वेंस के लिए
निर्धारित है, राइट। सो हम ये पर्टिकुलर सीक्वेंस लेंगे जिसमें A1 है एम्प्टी सेट, A2 है एम्प्टी सेट एंड सो ऑन, ऑल एजेस आर एम्प्टी फॉर, मतलब ये जो पूरा जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 एटसेट्रा, वो सभी एम्प्टी सेट, उसमें से सभी AI एम्प्टी सेट है। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले, AI और AJ, उसका इंटरसेक्शन ले। तो इस एग्जांपल में क्या होगा, AI है एम्प्टी सेट और AJ भी है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निश्चित तौर पे एम्प्टी होगा। सो AI और AJ डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये सभी I और J के लिए है। ये जो सिंबल अगर आप पहली बार देख रहे हैं, उल्टा A जो लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल I एंड J। ये भी हम सिंबल काफी बार यूज करेंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और अगर हम ये जो पूरा सीक्वेंस है AI I गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा, ये संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया है और उसका मतलब क्या होता है? A1 यूनियन A2 यूनियन सभी AIs, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे AIs क्या है? हर AI है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या है? उसमें एक भी अवयव नहीं है। सो ये पूरे एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे तो हमें सिर्फ हमारे याद में एक भी अवयव नहीं है, तो एम्प्टी ही रहेगा। तो ये हमने जांच लिया है। और अगर हम काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन देखेंगे तो ये लास्ट लाइन काफी है हमारे लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन AI, और अभी हमने देखा यूनियन AI सिर्फ एम्प्टी सेट है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे I इक्वल टू 1 to infinity प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, विच इज अगेन फिर से वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट। ये नोटेशन भी शायद अगर किसी ने पहले नहीं देखा हो, ये समेशन नोटेशन जो राइट में लिखा है, उसका मतलब क्या है? ये जो नंबर्स हैं वो हम एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे। सो हर I के लिए क्या है? ये है P ऑफ एम्प्टी सेट प्लस P ऑफ एम्प्टी सेट प्लस P ऑफ एम्प्टी सेट, इस तरह से करते जाएंगे। कितने बार करेंगे? अनंतता करेंगे। तो हमें ये मैथमेटिकल इक्वालिटी मिली है कि P ऑफ एम्प्टी सेट इज द सम ऑफ P ऑफ एम्प्टी सेट्स इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो अगर ये नंबर, कोई एक नंबर शून्य के अलावा नंबर होगा, तो समझ लीजिए x है ये नंबर, तो हम x को x से जोड़ेंगे तो आएगा 2x, और एक बार जोड़ेंगे तो आएगा 3x, ऐसे करते जाएंगे तो इंफिनिटी टाइम्स x आएगा राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x। सो हम देखते हैं x इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइम्स x। तो इसमें दो ही नंबर पॉसिबल सॉल्यूशंस है इसके, या तो x इंफिनिटी हो, लेकिन x इंफिनिटी इस बार नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं है। सो उसका मतलब P ऑफ phi इज एम्प्टी सेट, P ऑफ phi इज 0, therefore P ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0। ये बहुत विस्तार से, ये पहला प्रूफ है इस कोर्स का, तो ये बहुत विस्तार से हमने देखा है। ये जो फाइनल इक्वालिटी में आने के लिए हमने
काउंटेबल एडिटिविटी का इस्तेमाल किया है, और काउंटेबल एडिटिविटी यूज करने के लिए हमने हर जो एक्शन 3 में जो हर ये स्टेटमेंट में जो कुछ भी है उसको हमने बारीकी से देखा है। हमने डिफाइन किया A1 A2 क्या है, उसका यूनियन क्या है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने देख लिया, और उसके बाद हमने वो एक्सियम यूज किया जो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, और उसको देख उसके मद्देनजर हमने ये तय कर लिया, ये स्टेटमेंट प्रूव कर लिया, ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी रहेगी जीरो, जो कि शुरुआत में मैंने देखा, मैंने बताया था कि ये घटना कभी घटेगी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। एक्शन 3 जो है वो काउंटेबल एडिटिविटी एक्शन कहते हैं। उसमें अनंततः इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, पूरी श्रृंखला जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन क्या होगा अगर 2 ही इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या 5 इवेंट्स है। सो ये है प्रॉपर्टी 2, इफ A1 A2 ... AN are mutually exclusive, then probability of the union A1 union A2 union AN is probability of A1 plus probability of A2 plus ... probability of AN, और संक्षिप्त रूप में इसको लिखेंगे probability of the union of the events, n events A1 A2 AN. So probability of the union AI, where I goes from 1 to n, is sum, using the summation notation, I going from 1 to n, P of AI. इस स्टेटमेंट में और एक्शन 3 के स्टेटमेंट में फर्क क्या है? एक्शन 3 वाला जो स्टेटमेंट है उसमें इनफाइनाइटली मेनी इवेंट्स है, अनंततः असीमित वो श्रृंखला है इवेंट्स की, घटनाओं की। इसमें हम सिर्फ फाइनाइटली मेनी इवेंट्स ले रहे हैं, n मेनी इवेंट्स ले रहे हैं, जो जहां n एक फाइनाइट नंबर है। एक्शन 3 स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है, वो ज्यादा मजबूत वक्तव्य है, लेकिन उससे हम प्रॉपर्टी 2 जो हमने बोर्ड पे लिखी है उसको प्रूव करेंगे। उल्टे डायरेक्शन में संभव नहीं है, सिर्फ ये वीकर स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है वो उससे हम काउंटेबल एडिटिविटी को नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन देखते हैं ये वाला कैसे करेंगे, और हम उसमें एक्शन तो यूज करेंगे ही, और उसमें जो हमने प्रॉपर्टी 1 प्रूव करी है उसको भी यूज करेंगे। तो हमारे पास तो A1 A2 AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ही। हमें काउंटेबल एडिटिविटी एक्सियम अगर इस बार यूज करना है तो हमें एक इनफाइनाइट कलेक्शन चाहिए। तो उसका मतलब है हमें AN प्लस 1 AN प्लस 2 देखने पड़ेंगे क्या हो सकते हैं। सो प्रॉपर्टी 1 के प्रूफ में जैसे हमने करा था, वो हम AN प्लस 1 AN प्लस 2 सभी को हम एम्प्टी सेट तय कर ले। तो जैसे पहले करा था, हमें तो ऑलरेडी पता है कि A1 A2 AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
और हमने जो ये अनंत श्रृंखला करी है इसकी एम्प्टी सेट बार बार ऐड करके, उसके बाद भी जो हमारी नई श्रृंखला है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी। AI intersection AJ is empty for all I and J, ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ कोई भी इंटरसेक्शन ले तो उसका नतीजा एम्प्टी सेट ही रहेगा। सो हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। तो एक्शन 3 हम यूज कर सकते हैं जो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनफाइनाइट यूनियन इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो हम देखते हैं ये इनफाइनाइट यूनियन क्या है। इनफाइनाइट यूनियन I equal to 1 to infinity AI is A1 union A2 union dot 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 union AN union n के बाद, मतलब AN plus 1 AN plus 2 ये सभी एम्प्टी सेट्स हैं। सो यूनियन एम्प्टी सेट एंड सो ऑन। तो ये तो रहेगा एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट का यूनियन करेंगे तो जो बड़ा वाला सेट है वो यूनियन में आएगा। सो दिस इज सिंपली, ये हम एक ब्रैकेट डाल सकते हैं। ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो तो है एम्प्टी, और उसके साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वो पहले वाला ब्रैकेट रहेगा। तो रहेगा ये यूनियन I इक्वल टू 1 to n AI। तो ये एम्प्टी सेट ऐड करके हमने यहां पे कुछ चेंज किया है नहीं। और इसी तरह हम सम भी देख लेंगे। सो सम I इक्वल टू 1 to infinity P of AI is P of A1 plus P of A2 plus dot 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 plus P of AN plus P of AN plus 1 P of AN plus 2 and so on। लेकिन AN plus 1 AN plus 2 सभी एम्प्टी सेट है। सो P of empty set plus P of empty set and so on। और हमने प्रॉपर्टी 1 में देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट हमेशा 0 है। तो ये सब जो है वो इसमें सभी 0 है, तो इसका जोड़ होगा 0 और जो रहेगा वो है समेशन I इक्वल टू 1 to n P of AI। सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट हम इकट्ठा कर लें तो हम देखते हैं यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ द n-fold union of AI, probability of union AI I going from 1 to n is the n-fold sum I equal to 1 to n probability of AI। वही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया है। अभी हम ये जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के द्वारा हम थोड़ा उसको विस्तार से देखेंगे। एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम की तरफ ध्यान दें। इनफैक्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। एक ही क्वेश्चन के बारे में हम देख रहे हैं। उसमें जो भी कैंडिडेट है वो उसको 4 या 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना रहता है। सो लेट ए बी द इवेंट दैट the correct option is chosen। सही जवाब चूज कर लिया है। और समझ लीजिए कि the probability of A is 0.2। ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
एक नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है। समझ लीजिए इस उदाहरण में P ऑफ A इज 0.2 और B be the event that wrong answer is chosen, गलत जवाब चूज कर लिया है। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इस एग्जाम्पल में निकाल सकते हैं, और कैसे, अगर हाँ तो कैसे? तो ध्यान लीजिए, ध्यान करिए, ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ए वो घटना है जिसमें करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया है, और बी वो घटना है जिसमें रॉन्ग आंसर चूज कर लिया है। तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट्स है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑप्शन चूज कर लिया है, हम वो सिचुएशन नहीं देख रहे हैं जिसमें वो कोई भी ऑप्शन ना चूज करे। तो हमारे पास क्या है, ए और ए यूनियन बी, मतलब एक ऑप्शन चूज करना है, उसका मतलब ए यूनियन बी ओमेगा है, क्योंकि एक ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शंस गलत है। तो या तो सही ऑप्शन चूज किया जाएगा या तो गलत ऑप्शन चूज किया जाएगा। उसका मतलब है जो सभी ऑप्शंस है उसमें से एक चूज किया जाएगा। सो ए यूनियन बी इज द होल सैंपल स्पेस ओमेगा, और उसका इंटरसेक्शन क्या है? अगर ए इवेंट घटा है तो उसका मतलब है सही ऑप्शन चूज किया गया है। तो अगर सही ऑप्शन चूज किया गया है तो चूज किया ऑप्शन गलत नहीं हो सकता, कोई भी ऑप्शन दोनों नहीं हो सकता, सही और गलत। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रॉपर्टी टू को हम फाइनाइट एडिटिविटी भी कह सकते हैं, जिसमें फाइनाइटली मेनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रॉपर्टी 2 के द्वारा हम देखते हैं कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, which is the probability of the union of two mutually exclusive events A and B, और प्रॉपर्टी 2 जो हमने प्रूव करी थी उसके आधार पर हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम ये इक्वालिटी पे ध्यान दें, उसमें 3 टर्म्स है, पी ऑफ ओमेगा, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। और इन 3 टर्म्स में से हमें पी ऑफ ओमेगा पता है। पी ऑफ ओमेगा क्या है? वो हमेशा से 1 होगा। एक्शन नंबर 2 के बेसिस पे ये बीच वाला हमें इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ ए हमारे पास उसका मान पता है जो उदाहरण में दिया गया है 0.2, और पी ऑफ बी इज अननोन। सो इस बेसिस पे हम पी ऑफ बी इज 1 minus 0.2 which is 0.8। तो ये जो एक्शंस और प्रॉपर्टीज है उसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस उदाहरण को हम अगर थोड़ा और विचार करेंगे तो हमने ये देख लिया है, सिर्फ इस एग्जाम्पल में नहीं, ये एग्जाम्पल को हम थोड़ा ब्रॉडली देखेंगे तो देखेंगे कि कोई भी इवेंट है ए और उसका हम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो हमेशा से ए और ए कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स रहेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा ही वही है कि उसमें कोई भी इवेंट कोई भी
परिणाम कॉमन नहीं हो सकता ए के साथ। और दूसरी चीज जो है ए कॉम्प्लीमेंट के परिभाषा में, वो है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला के सभी परिणाम आ जाते हैं, उसका यूनियन ओमेगा है। ओके, सो हमने एक्चुअली और एक प्रॉपर्टी प्रूव करी है जिसको हम लिखते हैं, फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने उदाहरण में निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा। सो थोड़ा सा रीअरेंज, टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद हमें दिखने को मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा से रहेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगली वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो मैंने कुछ देर पहले कहा था, फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा एक से कम रहेगी। तो एक्शन 1 और प्रॉपर्टी 4 को मिला के होगा कि प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी का मान रहेगा 0 और 1 के बीच में। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसके प्रूफ के लिए हम प्रॉपर्टी 3 इस्तेमाल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ए, तो प्रॉपर्टी 3 हम अगर यूज करेंगे तो हमें ये विधान मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन एक्शन 1 के तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो ऐसा नंबर है जो 0 है या 0 से अधिक है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। और एक में से एक पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर हम अगर उसको घटा दे तो जो भी नंबर आएगा वो 1 से कम रहेगा। सो ये हमेशा 1 से कम रहेगा। क्यों रहेगा 1 से कम? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज अ नॉन निगेटिव नंबर, ये 0 या 0 से अधिक नंबर है और उसको हम 1 से घटा रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टी 4 का प्रूफ कंप्लीट हो गया।